गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को बालकों के सामाजिकरण प्रक्रिया में आगे बताने जा रहा हूं कि बालक का जो सामाजिकरण है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से किन विधियों के द्वारा किनके माध्यम से बालकों का सामाजिकरण संभव हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम डील करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बालक का जो सामाजिकरण होता है, तो सामाजिकरण आखिर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी मनुष्य किसी जानवर से भिन्न कैसे है। सारा चीजें तो एक ही जैसा, अंतर क्या है, उनमें सामाजिकता नहीं है, हम में सामाजिकता है। यानी कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो हमारा ये जो सामाजिकरण जो होता है ये यूं ही नहीं हो जाता है। इस सामाजिकरण में विभिन्न प्रकार के कारक शामिल होते हैं, उन कारकों का योगदान होता है, उसके उपरांत हम में सामाजिकता आती है। और अगर ये कारक हमारे अंदर ना हो तब क्या होगा, तब हम सामाजिक नहीं कहलाएंगे और हम मनुष्य हो के भी सामाजिक नहीं होंगे, यानी कि जानवर जैसा व्यवहार करेंगे। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे शिक्षाविद जो है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, प्रयोग किए हैं, और प्रयोग में पाया गया है कि अगर किसी मानव के बालक को जानवरों के संगत में छोड़ दिया जाए तो वह भी जानवरों जैसा व्यवहार करता है और जानवरों के व्यवहार का अनुकरण करके उन्हीं के जैसे क्रियाकलाप को करता रहता है। यानी कि हमारे सामाजिकरण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे तथ्य हैं, कारक हैं, जिनके माध्यम से हमारा सामाजिकता संभव हो पाता है। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो क्या है, परिवार। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक काल होता है वह हमारे परिवार के साथ बीतता है। यानी कि हमारा जो सामाजिकता जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से होगा, हमारे परिवार से प्रारंभ होगा। यानी कि हमारे परिवार में जिस तरह का परिवेश मिलेगा, जिस तरह का हमारे परिवार का संरचना होगा, लोगों का व्यवहार होगा, ठीक उसी प्रकार का हमें सामाजिक गुण क्या होंगे, निहित होंगे, सामाजिक गुण हमारे अंदर आएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसा परिवार जो शिक्षित परिवार है, जिसमें लोगों का बोलने चलने का तरीका, भाषा, उनका व्यवहार सब कुछ सही है, वो पूर्ण रूप से सामाजिक है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले देखता है और देखने के बाद अनुकरण करता है। तो सारे तथ्यों का बालक अनुकरण करेगा और उसके पश्चात बालक में सामाजिकता का गुण आएगा। और सवाल उठता है कि परिवार में किस व्यक्ति के पास बालक का समय सबसे ज्यादा बीतता है। तो वैसे तो छोटे बच्चे को परिवार के हर एक लोग आपस में क्या करते हैं, उसको लेते हैं, उसको खिलाते हैं, खिलाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय कहाँ बीतता है, किसके साथ, अपनी माता के पास। तो माता के सद्गुणों का प्रभाव बालक में बहुत ज्यादा पड़ता है। बालक जितना सद्गुणी होगी, माता जितना सद्गुणी होगी, बालक में उतना ही सद्गुण आएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि माँ का जो व्यवहार है, माँ का जो चरित्र है, वह बालक पे क्या होता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वैसे तो माता पिता है, लेकिन ज्यादा समय बालक का माँ के पास बीतता है। तो बालक का जो सामाजिक प्रक्रिया प्रारंभ होता है वो परिवार में, और परिवार में सबसे ज्यादा अपने माँ के पास होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पड़ोस। पड़ोस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास के रहने वाले लोग भी हमसे बराबर आते हैं, हमारे पास हमसे मिलते जुलते हैं, तो उनका भी प्रभाव जब हमारे परिवार में पड़ रहा है तो उस बालक पर भी पड़ेगा। यानी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका व्यवहार अच्छा है, उनमें सामाजिकता का गुण है, तो हम में भी वो सामाजिकता गुण आएगा। यानी कि बालक क्या करता है, अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों से भी सीखता है। तो बालक में सामाजिकता का जो गुण का विकास होगा वो अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों से भी होगा। ठीक है, उसके बाद है पालन पोषण की विधि। यानी कि बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं वह किस विधि से कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे गुणों का उनमें समायन कर रहे हैं, यह भी निर्भर करेगा। हम जिस प्रकार से बालक का पालन पोषण करेंगे, बालक को जो चीजें सिखाएंगे, जो चीज बालक देखेगा, वही गुण बालक में भी आएंगे। तो बालक का पालन पोषण का जो विधि क्या होना चाहिए, उच्च किस्म का होना चाहिए, उसमें सामाजिकता का पुट होना चाहिए, ताकि बालक उन सब चीजों को देख के सीख सके, समझ सके। क्योंकि बालक, मैं बार बार कहते आया हूं कि बालक अनुकरणीय होता है।
बालक विभिन्न क्रियाकलापों का अनुकरण करता है, जो उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची ने उसके परिवार के सदस्य लोग जिस तरह के कार्यों को करते हैं, बालक भी उसी कार्यों का अनुकरण करके सीखता है और आगे वो वही कार्यों को अपनाता है ना। आर्थिक स्थिति यह बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि बालक के विकास में बालक के परिवार का आर्थिक स्थिति, उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा देखने को मिला है कि जिस परिवार में निर्धनता है, वह निर्धन परिवार से बिलोंग करता है, तो उस बालक में क्या होता है, कुंठा आ जाती है और उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। उसके सामाजिक विकास आदि अन्य विकासों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बालक के परिवार का आर्थिक विकास ठीक प्रकार से हो पाया है, उसके परिवार में पैसे की कमी नहीं है, तो क्या होगा, बालक का सामाजिक विकास भी ठीक प्रकार से हो पाएगा। एक और चीज क्या है, अगर बालक की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बालक में कुंठा तो आती है, लेकिन वह भी डरा समझता रहता है और वह भी वैसे लोगों को ही अपनाता है जो उनके जैसा है। जो लोग अमीर होते हैं उनसे उसे घृणा हो जाती है, उनसे उसको भय लगता है और उन लोगों से वो दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। यानी कि अगर बालक में के परिवार में संपूर्णता है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो बालक का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास सब क्या होगा, सही तरीके से होगा और बालक के विकास में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा, है ना। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम पहले से हम देखते आ रहे हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम ये दो मुख्य कारक हैं जो कहीं ना कहीं बालक के विभिन्न विकासों में मदद करते हैं या अवरुद्ध भी करते हैं। अगर बालक का वंशानुक्रम सामाजिक नहीं है, यानी कि बालक के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी भी में एक पीढ़ी दो पीढ़ी इससे आगे भी जा सकते हैं, उसमें अगर सामाजिकता का अभाव पाया जाता है तो ये गुण वंश के साथ साथ बालक में भी आएंगे। लेकिन अगर उसे अच्छा परिवेश मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो इसमें कमियां लाई जा सकती है और हम कह सकते हैं कि बालक में सामाजिकता को लाया जा सकता है। फिर भी बालक में वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो डीएनए जो होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उनसे जो गुण समाहित होते हैं बालक में, उसका असर जीवन भर रहता है। उसे कम तो किया जा सकता है लेकिन पूर्णतः समाप्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर बालक के पिता, माता या फिर दादा किसी को ज्यादा गुस्सा हो तो ये गुण बालक में भी आ सकते हैं। वो सेल्फिश हो, यानी कि अपने से मतलब रखते हो, तो ये गुण बालक में भी आ सकता है। और अगर बालक के जो वंश के जो लोग हैं वो लोग अत्यधिक सामाजिक हैं, समाज के प्रति उनकी चेतना है, समाज से उन पे उनको विश्वास है, समाज के प्रति कार्य करते हैं, तो बालक उस चीज को देखता भी और साथ में उसका वंश के साथ ये चीज गुण उसमें आती है, तो उसके कारण क्या होगा, बालक में भी वो सारी चीजें आएंगी और बालक में सामाजिकता का विकास होगा और सामाजिक रूप से वह निपुण होगा। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, जी हाँ, सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य यह हुआ कि बालक के परिवार का समाज में क्या प्रभाव है, समाज में वह किस स्थान पे है, उसी प्रकार बालक में भी सामाजिक व्यवस्था के कारण बालक में वो गुण आते हैं। क्योंकि अगर बालक के परिवार का समाज में अच्छा स्तर नहीं है, उनका ज़्यादा उनके लोग जानते नहीं हैं या फिर उनका समाज पे ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो इस चीज़ का प्रभाव बालक में पड़ेगा। या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, जिससे बालक कुंठित होते हैं और बालक का सामाजिक विकास के साथ साथ बाकी विकास भी अवरुद्ध होंगे, है ना। विद्यालय को समाज का छोटा रूप कहा गया है, क्योंकि बालक जो कुछ भी सीखता है परिवार के बाद विद्यालय में जाके सीखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्यालय क्या है, समाज का एक छोटा रूप है और विद्यालय में जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार की सामाजिक संरचनाएं देखने को मिलेंगी, बालक में उन गुणों का विकास होगा, है ना। इससे पहले मैं सामाजिक व्यवस्था बता रहा था, अगर किसी समाज में जातीयता, धर्म के प्रति रुचि, यानी कि धार्मिक सद्भावना नहीं, जाति प्रथा, धर्म के प्रति जो बंटवारा होता है, वो सारी चीजें अगर हैं उसके सामाजिक व्यवस्था में, तो बालक में भी इन गुणों का विकास होगा। लेकिन अगर उसके सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक सद्भाव हो, धार्मिक सद्भाव हो, जातिगत सद्भाव हो, तो बालक में उन गुणों का विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से
मैंने इसलिए समाज व्यवस्था को फिर से बताया ताकि विद्यालय की संरचना को आप समझ सकें। अगर उसके विद्यालय में जातीयता हो या फिर उसमें धर्म के प्रति उग्रता हो, तो ये सारी चीज़ें जो विद्यालय के जो सदस्य हैं, उसके दोस्त हैं, मित्र हैं या फिर शिक्षक हैं, उनमें ये सब गुण अगर है तो बालक में भी ये दुर्भाव आएंगे। और अगर उसका विकास में सामाजिक संतुलन बना हुआ है, लोगों में आपसी समन्वय है, लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो इससे क्या होगा, बालक में भी उन गुणों का विकास प्रारंभ होगा और विकास होगा और वह अच्छी तरह से सामाजिक गुणों से निपुण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय में जो चीज़ सीखता है उसी को समाज में ले जाकर वो क्या करता है, परोसता है। तो अगर विद्यालय में वो गलत चीज़ों को सीखेगा तो समाज में भी उन चीज़ों को क्या करेगा, वो फैलाएगा। और विद्यालय में अगर वो अच्छी चीज़ों को सीखेगा समाज में उसको लागू करेगा, है ना। संस्कृति, जी हाँ, हमारी संस्कृति जिस प्रकार की होती है, हमें सामाजिक निपुणता भी उसी प्रकार से समाहित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति का अनुपालन करते हैं, बालक उन चीज़ों को देखकर सीखते हैं। हमारी संस्कृति जिस धर्म से संबंध रखती हो, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से बालक के सामाजिकरण में पड़ेगा। और किसी भी संस्कृति में यह नहीं कहा गया है कि लोग सामाजिक गुणों को न माने और आपस में सामाजिकता सद्भाव ना हो। यानी कि हर एक संस्कृति में, हर एक समाज में वो सारे गुण होते हैं जिससे बालक में सामाजिकता का विकास हो सके। तो संस्कृति से इसलिए जुड़ा रहना चाहिए ताकि, क्योंकि हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं, शादी विवाह या फिर और भी जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, हमारे संस्कृति के जो अंग हैं, उनसे हम क्या करते हैं, अपने समाज के कार्यों को सीखते हैं और आगे फिर इसको संचरित करते हैं। यानी कि हमारे माता पिता जो कार्य करते आ रहे हैं समाज में, संस्कृति में, उनको देख के जब हम बड़े होते हैं तो हम भी उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, है ना। अब हम अन्य कारक में और भी जो कुछ महत्वपूर्ण कारक रह गए हैं जिनका मैंने अभी तक कोई चर्चा नहीं किया है, उनके बारे में मैं देखूंगा। जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, साहित्य, पत्रिकाएं, खेलकूद आदि, इनका भी बालक के सामाजिकरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर्वप्रथम मैं रेडियो की बात करूं तो रेडियो में विभिन्न प्रकार के संगीत और कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के शिक्षाप्रद कहानियां आदि सुनाई जाती है, जिससे बालक में सामाजिक विकास संभव हो पाता है। या फिर उसमें समाचार सुनाया जाता है तो उससे क्या होता है, राष्ट्रीयता का भावना का विकास होता है, राष्ट्र के प्रति चेतना आती है। तो कहने की क्या है, ये भी एक सामाजिक प्रक्रम है ना। टेलीविजन, बालक तो रेडियो में सिर्फ सुन पाता है, लेकिन टेलीविजन में वो सुनने के साथ साथ देख भी पाता है। यानी कि यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। ये क्या था, रेडियो सिर्फ श्रव्य सामग्री था और टेलीविजन दृश्य व श्रव्य, यानी कि इसमें वो देख भी पाते हैं, विजुलाइज भी करते हैं और सुन भी कर पाते हैं। तो ऐसे में बालक को ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने कोई आके उनको कुछ चीजें समझा रहा है। और आपको पता है कि टेलीविजन में टेलीविजन पाठशाला चल रहा है DD1 के द्वारा, इसके साथ साथ समाचार सुनाए जाते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलाप दिखाए जाते हैं, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, सिनेमा हो गया, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, टेलीविजन में मिलती है। तो उससे भी हमारा सामाजिक विकास संभव है ना। सिनेमा में क्या है, सिनेमा एक समाज का आईना है। हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, लोग उसी प्रकार की चीजों को सिनेमा में दिखाते हैं। क्योंकि लोग कौन है, हमें क्या दिखाना है, सिनेमा जो बनाया जा रहा है तो समाज के तथ्यों को निकाल के बनाया जाता है। समाज में जो कुरीतियां हैं या समाज में जो अच्छाई है, समाज में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके बारे में जब हम सिनेमा बनाते हैं तो लोग उनको पसंद करेंगे। अब हमारे समाज से कोई संबंध अगर नहीं सिनेमा का तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि सामाजिकता का विकास सिनेमा के द्वारा भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य, जिसमें गद्य आता है, पद्य आता है। तो साहित्य क्या है, साहित्य भी समाज का आईना है। जितने भी अलग अलग जो है भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में साहित्य का संचरण होता है और साहित्य हर एक भाषा में फल फूल रहा है। तो साहित्य के द्वारा समाज की कुरीतियों, रीतियों, फिर समाज के जो गुण हैं, अवगुण, उनको जो विभिन्न लेखक होते हैं दर्शाने की कोशिश करते हैं। और अगर साहित्य को बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उससे भी उनमें सामाजिक विकास होगा। साहित्य में यह भी हमें मिलता है कि प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में हमारे देश में किस प्रकार की संस्कृतियां थी, किस प्रकार के शासक थे, वो अच्छे थे या बुरे थे। तो उससे अच्छाई और बुराई में हम फर्क करना सीखते हैं और बालक में इससे भी साहित्य का विकास संभव है ना।
पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं जो मासिक पत्र पत्रिकाएं आते हैं उसमें कविता होता है, छोटे छोटे लघु कहानियां होती हैं, साथ में कुछ ऐसे ऐसे न्यूज होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो वो गलत है, सही हो रहा है तो वो सही, यानी कि सही और गलत में बच्चे भेद करना सीख पाएंगे और उसी अनुसार कोई कुछ गलत किया तो उसका फल क्या मिला, उसे जेल हो गया, उसे जेल में सजा काटना पड़ रहा है, उसे फांसी हो गई, या फिर कोई अच्छा काम किया तो उसे पुरस्कार मिला। ये सारी चीजें वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते हैं और इसमें फर्क करना जानते हैं और इसी अनुसार कौन सा कार्य करना है उसका वो अनुकरण कर पाते हैं, है ना। खेल कूद से बहुत ज्यादा सामाजिक गुण का विकास होता है, क्योंकि आप जानते हैं शिशु जो छोटा बालक होता है उसमें सामाजिकता ना के बराबर होती है, वह सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इसीलिए देखते हो कि छोटा छोटा जो बच्चा होता है वो अपना खिलौना किसी और को देना नहीं चाहता है, वो खुद खेलेगा, किसी और के साथ में खेलने नहीं देगा। लेकिन वही बालक का जब विद्यालय में प्रवेश होता है उसके बाद वो अकेला नहीं, या फिर घर में ही कर सकते, जैसे बड़ा होते जाता है तो पहले वो अकेले खेलता है, बाद में ग्रुप में खेलना शुरू करता है, लोगों के साथ में खेलना शुरू करता है, और जब वह स्कूल में जाके खेलकूद में भाग लेता है तो वह अकेला नहीं, उसको मैं से हम की भावना आती है। मैं से हम का मतलब क्या हो, पहले यह मेरा है, इसे मैंने खरीदा है, ये मेरा सामान है, ऐसे भाव उसमें होते हैं। लेकिन बाद में क्या आता है, यह हमारा है, यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा स्कूल है, यह हमारी टीम है, यह क्या है, हम लोगों का है। यानी कि उसमें समाज के लोगों को साथ में जोड़ना सीख जाता है। और जब वो खेल कूद में भाग लेता है, किसी टीम का प्रतिनिधित्व करता है, किसी टीम का हिस्सा बनता है, तो वह ये नहीं बोलता कि मैं हार रहा हूँ, हम लोग हार रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। यानी कि खेल कूद से भी सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए बालक के विकास के लिए ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसमें सामाजिक, आध्यात्मिक आदि सभी गुणों का विकास होना जरूरी है, ताकि वह क्या हो सके, पूर्ण रूप से उसका विकास संभव हो सके। तो ये जो विभिन्न अन्य कारक हैं ये भी बालक के सामाजिक गुणों के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको ये टॉपिक बताया, क्या बालकों का सामाजिकरण करने वाले विभिन्न कारक, इससे आपको काफी मदद मिलेगी बीएड के एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में, साथ ही सीटेट, एसटेट, जेटेट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं, नेट का जो एग्जाम होता है, उसमें आपको काफी मदद मिलेगा। और मैंने पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी और आगे टॉपिक्स मैं दूंगा एजुकेशन से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिलता रहे और टाइम टू टाइम आप उसका अपडेट लेते रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके।